हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 स्पेक्ट्रम की बुक का द स्ट्रगल बिगिंस। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 7 हम पहले देखेंगे, 8 और 9 हम कवर करेंगे बाद में। वो काफ़ी सारे 10th चैप्टर की जैसे बहुत लेंथी चैप्टर थे। ठीक है, तो ये छोटा सा ही है, इसको अब पहले कवर कर लेते हैं कि कैसे स्ट्रगल बिगिंस होता है और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो PDFs हैं, ठीक है, मेरी ये वाली स्लाइड्स जो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। ठीक है, हालांकि उस पर इतने सारे नहीं है सब्सक्राइबर्स, क्योंकि माय चैनल इज़ नॉट एज सच फेमस। तो आप प्लीज़ जाके, अगर आपको चाहिए तो स्लाइड्स वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ साथ साथ, वो वाली PDFs तो नहीं है मेरे पास। एंड उसके लिए आप क्या करेंगे कि स्पेक्ट्रम की बुक आप साथ में खोल के बैठ जाइए, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ आपको साथ के साथ। और अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की बुक नहीं है तो आप प्लीज़ उसकी PDF जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम ही स्ट्रगल बिगिंस है। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या था कि जैसे कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म स्टार्ट होता है, तो कैसे स्टार्ट होता है कि ब्रिटिश राज से स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्रिटिश राज जैसे ही स्टार्ट होता है तब से ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ चीज़ें चलने लग जाती हैं। उससे नेशनलिज्म भी जो है बढ़ता है इंडियंस के अंदर। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होता है, ब्रिटिश राज किन किन चीज़ों में सामने आता है, जैसे क्रिएशन ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज। ठीक है, उसके साथ साथ वो कुछ पॉलिसीज़ लेके आते हैं। ठीक है, ये पॉलिसीज़ जो होंगी ये रिएक्शनरी नेचर की होंगी, इसके कारण से भी जो है वो नेशनलिज्म बढ़ता है। और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड अपसर्ज होता है नेशनलिज्म का, दूसरे देशों में भी जो है कि अदर कंट्रीज़ में भी जो है वो नेशनलिज्म की भावना सामने आती है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी और जगहों पर भी जो है अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, तो वहाँ से भी इनको बाहर निकालने की जो नेशनलिज्म था वो जाग रहा था। ठीक है, और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी स्टार्ट हो चुका था फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। एंड सेकंड पॉइंट की आपका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, आप मुझे बताएंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरी बात आती है कि इंडियन रेनेसां जो पुनर्जन्म हो रहा था इंडिया का, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय सामने आते हैं। ठीक है, फादर ऑफ रेनेसां भी उनको बोला जाता है। ऑफ शूट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, तो और भी जो ब्रांचेस मॉडर्नाइजेशन की स्टार्ट हो रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके लिए भी फिर नेशनलिज्म की भावना जागती है इंडियंस के अंदर। ठीक है, तो जो और भी मॉडर्नाइजेशन का जो ऑफ शूट था, ठीक है, ब्रांचेस जो उनकी खुल रही थी। ठीक है, और तरीके से भी, जैसे रेलवेज़ का इन्वेंशन होना, प्रेस का, ठीक है, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं, तो उसकी वजह से भी नेशनलिज्म जो है सामने आया। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ के लिए भी नेशनलिज्म सामने आता है, तो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके, ये किसके अंदर कवर होंगे, फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट होता है। तो एक बारी दोबारा से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ब्रिटिश राज जैसे कि स्टार्ट हो जाता है, न्यू पॉलिसीज़ लेके आते हैं ब्रिटिशर्स, रिएक्शनरी पॉलिसीज़ होती हैं। तो नेशनलिज्म कैसे जागता है, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में भी नेशनलिज्म की भावना जाग रही होती है, और उनको ब्रिटिशर्स को, जो इन्होंने कॉलोनीज़ दूसरी कंट्रीज़ में भी चलाई होती हैं, उनको भी प्लानिंग चल रही होती है कि कैसे उनको बाहर निकाला जाए। दूसरी बात कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हो गया होता है, तो ये भी एक कारण बनता है। तीसरी बात कि इंडियन रेनेसां, जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, एनलाइटेंड पीपल जो हैं वो भी सामने आते हैं कि हमें कैसे
इनको बाहर भगाना है। फोर्थ पॉइंट आपके पास मॉडर्नाइजेशन के जो ऑफशूट्स होते हैं उनके कारण भी नेशनलिज्म की भावना जागती है इंडियंस के अंदर, और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस जो है वो दिखाया जाता है जो कि इनकी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ थी जो कि ब्रिटिशर्स लेके आते हैं उनके लिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट्स की। ठीक है, ये भी छोटा सा ही पैरा है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की। तो इसमें क्या था कि जो पीपल केम टू रियलाइज़ कि जो कॉलोनियल रूल है वो हमें बिल्कुल ही इकोनॉमिक बैकवर्ड कर देगा। ठीक है, कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ हैं वो हमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड कर देंगी। ये अब उनको समझ आनी शुरू हो गई थी भारतीय को, और इसकी वजह से ही कुछ लोगों ने, कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने और कुछ क्लासेस ने, वो कौन कौन थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, हैंडीक्राफ्टमैन्स थे, वर्कर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, एजुकेटेड पीपल, कैपिटलिस्ट, इन सब ने जो है वो सामने आके मूवमेंट के लिए नेशनलिज्म की भावना सामने दिखाई कि हम कैसे इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना था, आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से लोग थे। पीजेंट्स थे, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्टमैन, वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड पीपल एंड द कैपिटलिस्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री कैसे हुई। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि हिमालय से, मतलब नॉर्थ से लेके आपका साउथ में कैप कोमोरिन तक, और असम ईस्ट से लेके आपका खैबर का पास वेस्ट तक जो है वो ब्रिटिश रूल फैल चुका था, एक्सटेंड हो चुका था, मतलब वो साउथ से स्टार्ट होके हर जगह पर पहुंच चुके थे। ठीक है, और इनका जो ब्रिटिशर्स का जो राज था, ठीक है, जो इनका एरा था, वो जो मौर्यस आए थे, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उससे भी काफ़ी बड़ा था ब्रिटिशर्स का जो स्टेट थी। ठीक है, तो इंडियन प्रोविंसेस जो थी वो अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आ गई थी, और इंडियन स्टेट जो थी इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल भी थी कुछ, लेकिन जो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो इंडियन प्रोविंसेस थे वो आपके डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर थे, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, और जो इंडियन स्टेट्स थी, ठीक है, वहाँ प्रोविंसेस की बात हो रही है, यहाँ पे स्टेट्स की, ये इनडायरेक्ट थी अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, उसके बाद जो प्रोफेशनल्स से, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स एंड यूनिफाइड जुडिशरी एंड इन सब के लिए भी जो है वो रूल्स रेगुलेशन इन्होंने बनाने शुरू कर दिए, मतलब इन्होंने लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री का जो भी डायमेंशन थी अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लिया था। ठीक है, और आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो पॉलिटिकल यूनिटी जो थी वो इन्होंने इस्टेब्लिश कर ली थी एज़ कम्पेयर टू कल्चरल यूनिटी जो हमारी काफ़ी सेंचुरी पहले चलती आ रही थी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इन्होंने अपनी पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर ली थी इंस्टेड ऑफ द कल्चरल यूनिटी जो कि पहले हुआ करती थी। ठीक है, बिफोर ये जो ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है, इन्होंने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी किया। ठीक है, जैसे कि रेलवेज़ बना के, रोड्स बना के, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ, इन सब से ये मॉडर्नाइजेशन तो लेके आए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से, लेकिन इससे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे 3-4 चीज़ें लिख देती हूँ, जैसे रेलवेज़, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन तो थे। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के एलिमेंट्स तो थे, लेकिन इससे जो है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी हुआ। ठीक है, उसके बाद नेशनलिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि कैसे प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन हुआ, तो उसके 2 पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने कि जो इकोनॉमिक फेट ऑफ पीपल था ऑफ डिफरेंट रीजन्स वो इकट्ठा आना शुरू हो गए। जैसे फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन वन रीजन, उसका इफ़ेक्ट पड़ता था दूसरे स्टेट्स में भी, दूसरे रीजन्स में भी। तो इससे क्या होगा, दोनों जगह पे, मान लीजिए एक जगह पे जो है वो उगाई जा रही है गेहूँ वगैरह, और दूसरी तरफ वो सेल करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो रीजनली जो है वो आपस में लिंक होने शुरू हो गए थे लोग, इंडियंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये मॉडर्न एलिमेंट्स तो थे, लेकिन कमर्शियल
जो एक्सप्लॉयटेशन वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो इससे लोगों को समझ आने लग गया कि इससे मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा और इंडिया जो है पूरा बैकवर्ड हो जाएगा। और इसी के कारण जो है एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ भी सामने आने शुरू हो गए और पब्लिक ओपिनियन इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ भी जो है वो सामने आना शुरू हो गया। ठीक है, आई थिंक ये आपको होल सिनेरियो जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न nationalism, understanding of contradictions in Indian and the colonial interest, and political administration and economic unification of the country, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। 4th पॉइंट हमारे पास आता है कि वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। ये सब पॉइंट्स जो है अलग अलग चैप्टर लेके भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। प्रेस एंड लिटरेचर एजुकेशन आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जिसके अंदर वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन की बात की गई है। तो इसके अंदर क्या था कि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो अपॉर्चुनिटीज़ तो प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ में वेस्टर्न आइडियाज़ को भी लाने की बात कर रहे थे। लेकिन जो मैंने पहले भी बताया, जो फादर ऑफ रेनेसां बोले जाते हैं राजा राम मोहन राय, वो वेस्टर्न थॉट्स को जो है उन्होंने वेलकम किया। और साथ ही साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो लिबरल एंड रेडिकल थॉट्स ऑफ यूरोपियन राइटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे, जिनमें किनका नाम आता है। मिल्टन का नाम आता है, शैले मिल का नाम आता है, जॉन मिल का नाम आता है, और उसके बाद रूसो का नाम आता है, स्पेंसर का नाम आता है, वोल्टेयर का नाम आता है। इन सब ने हेल्प की इंडियंस की कि कैसे मॉडर्न आइडियाज़ जो है वो सामने आ सके। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट आइडियाज़ को कैसे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं और ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इन सब के जो आइडियाज़ थे, इन सब के आइडियाज़ की वजह से इंडियंस को काफ़ी हेल्प हुई टू develop their own intellect, ताकि वो मॉडर्न रैशनल आइडियाज़ निकाल सकें, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सब पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, एंड नेशनलिस्ट आइडियाज़ को डेवलप कर सकें। उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ना, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की नेशनलिस्ट लीडर्स के लिए, क्योंकि मान लीजिए जो लीडर्स थे वो रीजनली अपनी लैंग्वेज को देखा करते थे। मान लीजिए कोई नॉर्थ से था वो हिंदी बोलेगा, और मान लीजिए कोई साउथ से है वो तमिल बोलेगा। तो अब मान लीजिए इन दोनों को इनकी लैंग्वेज आपस में नहीं पता, लेकिन इंग्लिश इनको भी आती है और इंग्लिश इनको भी आती है, तो ये इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम ये मान सकते हैं कि उसने काफ़ी सपोर्ट किया कि यूनिफाई हो सके पूरा भारत। ठीक है, और साथ ही साथ में जो लिबरल प्रोफेशनल्स थे वो भी जैसे विज़िट करते रहते थे। लिबरल प्रोफेशन में जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स वगैरह ये बाहर वाले देशों में जाया करते थे, तो वहाँ से जो एजुकेशन ये लेते थे और देखते थे कि कैसे लोग जो है वहाँ पे क्या चल रहा है बाहर वाले देशों में, कि कैसे इनको नेशनलिज्म की भावना कैसे जाग रही है दूसरे देशों में भी। वही वो चीज़ें यहाँ भी फॉलो किया करते थे इंडिया में। ठीक है, तो वो बताते थे कि ऐसे ऐसे जो है करना चाहिए, और बेसिक राइट्स भी जो है वो जो सिटीजन्स को नहीं दिए जाते थे उनके लिए भी कैसे लड़ना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक मॉडर्न एजुकेशन से ही आ सकती थी। तो ये इस आपके 4th पॉइंट में कवर होगा, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन के अंदर। इसमें आप ये भी राजा राम मोहन रॉय का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि उन्होंने भी जो है मॉडर्न आइडियाज़ को वेलकम किया था। ठीक है, उसके बाद जैसे एवर एक्सपेंडिंग इंग्लिश एजुकेटेड क्लास फॉर्म्ड द मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। ठीक है, तो काफ़ी मिडिल क्लास जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज अब सीख चुकी थी, इसी के कारण भी जो न्यू नेशनलिज्म भावना जागती है वो भी सामने आई। ठीक है, तो उसके बाद अभी 5th पॉइंट हम देख लेते हैं कि रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। ठीक है, तो प्रेस एंड लिटरेचर पे एक पूरा चैप्टर है, आप उसे भी जाके देखिएगा। तो जैसे कि हम तब भी बात की थी कि सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और वर्नैकुलर लैंग्वेज है उसमें जो है वो न्यूज़पेपर लिखी जाने शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में जाके उन्होंने जो है बैन लगा दिया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे ऑन द प्रेस। क्यों लगा दिए थे? क्योंकि जो नेशनलिज्म की भावना थी वो अखबारों के थ्रू लोगों तक पहुंच पा रही थी। ठीक है, तो इस कारण से भी इन्होंने जो है प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। और जैसे वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की जो न्यूज़पेपर थी 169 न्यूज़पेपर जो थी वो 1877 में छपा करती थी, लेकिन आगे जाके फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है।
ठीक है। और तब पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई इलिटरेट है, किसी को पढ़ना नहीं आता, तो वो बोल बोल के पढ़ पढ़ के सुनाता था सभी जिसको पढ़ना आता था। ठीक है। इससे क्या होता था कि जो न्यूज़ होती थी वो पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाती थी कि क्या क्या चल रहा है उस टाइम पे। तो ये जो प्रेस थी इससे भी काफ़ी योगदान मिला नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए, क्योंकि इससे जो स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी कैसे लानी चाहिए, सिविल राइट्स कैसे लानी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ कैसे यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी चाहिए, ये जो सारे थे ये पूरे छोटे छोटे गाँव में भी जाके ये चीज़ें पता लगने लग गई थ्रू द न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, जब तक उन्होंने प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी। ठीक है। तो डिफरेंट एंड द फार फ्लंग एरियाज़ पे भी ये चीज़ें पहुंचने लगी। ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं 6 पॉइंट की, जिसमें यहाँ पे 6 पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि रीडिस्कवरी ऑफ द इंडियाज़ पास्ट। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मार्कस मूलर मैंने आपको बताया कुछ पहले भी, तो ये जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे जैसे कि मॉयर, विलियम रोथ एंड सैमन, और कुछ जो इंडियन स्कॉलर्स थे जैसे कि जी भंडाकर, RL मित्रा और स्वामी विवेकानंद भी बाद में हुए, जिन्होंने न्यू पिक्चर ऑफ इंडियाज़ पास्ट जो है वो सामने रखी। ठीक है। अभी मैं नाम लिख लेती हूँ। मैक्स मूलर, M विलियम्स, रोथ एंड सैमन। ठीक है। तो ये यूरोपियन स्कॉलर्स थे, और जो इंडियंस में जिनका नाम आता है RG भंडाकर, उसके बाद RL मित्रा, स्वामी विवेकानंद। तो इन्होंने जो है वो इंडियाज़ पास्ट की जो है पिक्चर जो है वो सामने रखी। तो इन्होंने ये बताया कि दिस पिक्चर वाज करेक्टराइज्ड बाय द वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो कि ट्रेड फ्लरिश की बात करता था आउटसाइड द वर्ल्ड भी। ठीक है। with the outside world and a rich heritage in आर्ट एंड कल्चर एंड न्यूमरस सिटीज़ भी। उसके बाद एक थ्योरी सामने आती है यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा, वो बोलते, ये बात याद रखिएगा कि यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा एक थ्योरी सामने आती है जो कि कहते हैं कि जो इंडो आर्यंस थे ना वो बिलोंग करते थे टू द सेम एथनिक ग्रुप जो कि यूरोप के हैं। ठीक है। एंड गेव अ साइकोलॉजिकल बूस्ट टू द एजुकेटेड इंडियंस। और इसी के साथ ही जो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द कॉन्फिडेंस वो गेन करते हैं, वो चीज़ हेल्प करती है नेशनलिस्ट को टू डिमोलिश द जो इम्पीरियलिज्म इंडिया के अंदर आया हुआ है। ठीक है। तो ये जो यूरोपियंस की थ्योरी आई थी कि जो इंडो आर्यंस थे वो यूरोप से आए थे, तो इससे इंडियंस के बीच में भी एक जोश जागता है कि हम जो है इनको बाहर निकाल सकते हैं और ये मिथ को ये तोड़ सकते हैं कि जो इंडियंस थे वो सर्विलिटी किया करते थे फॉरेन रूलर्स की। ठीक है। अभी हम 7th पॉइंट देख लेते हैं जो कि है प्रोग्रेसिव करैक्टर ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ इतना खास नहीं, 7th पॉइंट की बात करें तो इसमें यह है कि जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए जाते थे टू रिमूव द सोशल इविल्स, उसको मतलब कि विच डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी, जो सोशल इविल्स थे जिसने इंडियन सोसाइटी को जो है वो डिवाइड करके रखा हुआ था, उसके लिए ये रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए जाते थे ताकि हम उनको यूनाइट कर सकें एंड ब्रिंगिंग डिफरेंट सेक्शंस टुगेदर, कि उनको साथ लाया जा सके, क्योंकि जब यूनिटी होगी तभी तो इंडियन नेशनलिज्म होगा, एंड नेशनलिज्म होगा तो हमें इंडिपेंडेंस ईजिली मिल सकेगी। ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन इंटेलिजेंशिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक इनोवेशंस ने एक न्यू क्लास जो है वो इस्टेब्लिश कर दी, एक तरह से मिडिल क्लास जैसे बोले जाना लगा, और ये कहाँ पर मेनली होती थी, टाउन्स में। ठीक है। तो ये किस कारण से हुआ, अभी हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक जो इनोवेशंस की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है। तो ये जो न्यू मिडिल क्लास थी ये वेल इंटीग्रेटेड थी ऑल ओवर द इंडिया एंड इन विद द वैरिड बैकग्राउंड, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से ये आते थे, नॉलेज एंड आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ से। ठीक है। एंड डायनामिक माइनॉरिटी भी थी ये, एंड इट हैज़ अ सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस एंड द होप। ठीक है। तो फिर आगे जाके हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये इतना ही था कि मिडिल क्लास के बारे में कि कैसे उनका राइज होता है जो कि टाउन्स में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक इनोवेशंस जो ब्रिटिश लेके आए थे उनके कारण से ये सामने उभर के आती है क्लास। ठीक है।
तो अभी हम आगे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। तो ये इसमें क्या आएगा कि जैसे कि राइज ऑफ द नंबर ऑफ द नेशंस ऑन द रूइन ऑफ द स्पेनिश एंड पोर्टुगल्स एम्पायर इन द साउथ अमेरिका। तो अभी हम इनकी बात करें कि जो साउथ अमेरिका में तो स्पेनिश एंड पोर्टुगीज़ एम्पायर जो है अब ख़त्म होना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म। तो ये बात जो है वर्ल्ड वाइड भी चल रही थी, तभी इंडियंस ने भी जो है नेशनलिज्म की भावना को और डेवलप कर लिया। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में कौन कौन था, स्पेनिश एंड पोर्टुगीज़, ये आप याद रखेंगे बात। तो ये भी रूइन होना शुरू हो गया इनका एम्पायर। और जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स थे जो कि चल रहे थे ग्रीस एंड इटली में एंड आयरलैंड में, वो भी जो है वहाँ पे भी नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा जाग रही थी कि कैसे हमें इनको बाहर निकालना है, जो कि दूसरे देशों से कॉलोनीज़ बना रहे थे। ठीक है, तो और कहाँ कहाँ पे चल रहा था ये, ग्रीस एंड इटली में क्या चल रहा था आपका, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स। ठीक है, आयरलैंड में भी चल रहा था, तो यहाँ पे भी ये मूवमेंट्स चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिएक्शनरी पॉलिसी एंड द रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर्स। तो इसके अंदर क्या है कि जो रेशियल मिथ्स थे कि वाइट जो मतलब अंग्रेज लोग हैं वो सुपीरियर हैं, तो इस मिथ को ये हटाना चाहते थे। क्यों हटाना चाहते थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो पहले से डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन की बात कर रहे थे, और जो लिटन था उसने काफ़ी सारी रिएक्शनरी पॉलिसीज़ लेके आया था। यहाँ पे आपको रिएक्शनरी पॉलिसी लिखनी है। ठीक है, तो एक बार इसको रब कर देती हूँ मैं। तो ये 10th पॉइंट जो आपके पास आता है, तो पहला पॉइंट इसमें ये था कि वाइट सुपीरियरिटी की बात किया करते थे ये। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेट किया करते थे, और आपको सेग्रीगेशन की बात किया करते थे ये। ठीक है, और जो लिटन था इसकी काफ़ी सारी रिएक्शनरी पॉलिसी थी, क्योंकि जो इंडियन सिविल सर्विसेज की थी उसकी एज इसने 21 to 19 कर दी थी। ये मैंने सब पॉइंट्स आपको बता रखे हैं कि कब कब की थी। ठीक है, और जो यहाँ पे लिटन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो इसने दिल्ली दरबार लगाया था 1877 में, तब उस टाइम पे बहुत फेमाइन आई हुई थी। ठीक है, फेमाइन में लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, और ये दिल्ली दरबार में इतनी ज़्यादा मतलब पैसे उड़ा रहा था। तो ये भी एक तरह का बहुत मतलब बार्बरिक सीन था उस टाइम पे। 4th पॉइंट आपके पास आता है कि जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, जिसने प्रेस के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। तो ये सब रिएक्शनरीज पॉलिसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और आर्म्स एक्ट आया था। ठीक है, आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। ठीक है, ये सब जो है ये ओपोजिशन में थे, जो कंट्रीज़ में चल रहा था, ये सब ऑपोजिट पॉलिसीज़ जो है आ रही थी। उसके बाद आपको याद होगा कि ये बताइएगा आप मुझे कौन लेके आया था, चलो मैं बता देती हूँ। जो इल्बर्ट बिल आया था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, रिपन्स गवर्नमेंट जो थी उसने एबॉलिश करने की बात की थी, साथ ही साथ में जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द रेस रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद इंडियन मेंबर्स ऑफ द कन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज एंड द सेम पावर एंड द राइट एज दोज एंजॉय बाय द यूरोपियन कोलीग्स। ठीक है, और ये जो रिपन लाया था ये इसको भी मॉडिफाई किया गया बिल को बाद में। ठीक है, तो क्योंकि ये मैंने आपको समझा रखा है बिल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इट बिकेम क्लियर द नेशनलिस्ट दैट जस्टिस एंड फेयर प्ले कुड नॉट एक्सपेक्टेड वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी वर इन्वॉल्व। तो अब उनको समझ आने लगी कि जहाँ पे यूरोपियंस का इंटरेस्ट होगा वहाँ पे हमें बिल्कुल भी कुछ भी जस्टिस नहीं मिलेगा, और इसके लिए हमें क्या नेशनलिज्म की भावना दिखानी होगी, एंड नेशनलिज्म से हमें इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ना ही होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये स्टॉप कर देते हैं। ये आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसमें 10 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे जो है वो स्ट्रगल बिगेन होती है, तो आपको ये 10 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस इन द इंडियन एंड द कॉलोनियल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर,
rediscovery of the Indian past, progressive character of socio-religious reform movements, rise of the middle class intelligentsia, impact of the contemporary movements worldwide, reactionary policies and the racial arrogance of the rules। तो यहाँ तक ये आपका एक पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, आपको ये पूरे 10 के 10 पॉइंट रटने नहीं है। ठीक है, इनमें से आप बार बार इसको रीड करेंगे ना तो आपको 1-2 पॉइंट्स आपके दिमाग में तो रहेंगे ही रहेंगे। 1-2 क्या 8 पॉइंट्स आपको दिमाग में रहेंगे अगर आप इसे 5-6 बारी रीड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।